नमस्कार दोस्तों, सरजी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो देखिए इस वीडियो में हम लोग जीके के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि आपका ये एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का एग्ज़ाम जो होने वाले हैं, तो उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। और देखिए इसमें जो है हम लोग इम्पोर्टेंट जीके के जितने भी टॉपिक्स आपके हैं, तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये जो है आपका प्रीवियस ईयर पैटर्न के अकॉर्डिंग आपका है, मतलब कि जो टॉपिक से पूछे गए थे क्वेश्चंस, हमने उसको पहले एनालिसिस किया हुआ है, और साथ में जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होंगे उनसे रिलेटेड, या साथ में जो भी वो टॉपिक्स है तो वही हम लोग इसमें कवर करेंगे। तो जिससे कि आपका जो है एग्जामिनेशन में काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प मिलेंगे इससे, और साथ में जो है स्कोर भी आपका अच्छा रहेगा। और देखिए जो भी पीडीएफ रहेगा इसका, तो हम आपको आने वाले दिनों में प्रोवाइड कर देंगे। पूरा कंप्लीट नोट आपका रहेगा, जिसमें कि जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और साथ में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके हैं विद डिटेल सॉल्यूशन के साथ हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो इसके लिए आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और हमने देखिए फिजिक्स का ऑलरेडी एक पीडीएफ तैयार करके आपको प्रोवाइड कर दिया है, जिसमें कि आपको कंप्लीट नोट साथ साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो उसका जो है लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग वहां जाके उसे बाई कर सकते हैं। और इसके अलावा इंग्लिश का भी हम आपको जल्दी प्रोवाइड करेंगे हम। और क्लास हमने ऑलरेडी जो है स्टार्ट कर दिया है, तो इस तरीके से आपका फिजिक्स, इंग्लिश और साथ में जीके, तो इस चैनल पे आपको पूरे कंप्लीट आपको मिल जाएंगे। और साथ में जो है इनका रेगुलर क्लास आपका चलता रहेगा। तो आपको जो है आप डेली एक वीडियो आपको मिलेंगे इन तीनों सब्जेक्ट से। आप लोग जो है इवनिंग में देखना, और एक वीडियो जो है आपको मिलते रहेंगे इसी तरीके से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का क्लास। तो देखिए ये हमारा जो है इस सीरीज का पहला टॉपिक रहेगा, जिसमें कि हम लोग बैंकिंग सिस्टम ऑफ इंडिया के बारे में हम लोग देखेंगे। तो जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है इससे रिलेटेड, और जो क्वेश्चन जो पूछे गए हैं तो वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और साथ में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके हो सकते हैं इस एग्जाम के लिए, तो वो सारा कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपका जो है पूरा कंप्लीट आपका तैयारी हो जाएगा। क्योंकि जीके में देखिए कोई सिलेबस मेंशन नहीं किया गया है इसमें। तो जो भी 10 क्वेश्चन आपके आएंगे वो, तो वो आपके मिक्स टॉपिक से आएंगे, यानी कि जितने भी पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इसके अलावा साइंस में खासकर आपके बायोलॉजी से क्वेश्चन आपके पूछे गए हुए प्रीवियस ईयर में, इसके अलावा इकोनॉमिक्स है, तो ये सारी चीज़ हम लोग इसमें कवर करेंगे, जो कि आपका ये ब्रीफ में रहेगा। और इसी एग्जाम को देखते हुए आपको उतना ही पढ़ना है, क्योंकि 10 नंबर का आपके आने वाले हैं। तो आप लोगों को पूरे डेप्थ में सारे सब्जेक्ट को पढ़ने के उतनी अभी जाने की ज़रूरत तो नहीं है। हम कोशिश करेंगे कि जितने भी टॉपिक्स हैं इंपॉर्टेंट सभी सब्जेक्ट का, तो वो हम इसमें कवर आपका करा देंगे। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं बैंकिंग सिस्टम के बारे में। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे बैंक का जो है डेफिनेशन जानेंगे, इसके बाद हम लोग देखेंगे किस तरीके से इंडिया में जो है बैंकिंग फंक्शनिंग करती है। तो बैंक जो है एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होती है, और जिनको लाइसेंस दिया जाता है। लाइसेंस का मतलब होता है कि वो ऑपरेट कर सकते हैं। तो मेनली देखिए आरबीआई है इसको कंट्रोल करने वाला, लाइसेंस प्रोवाइड करने वाला। हमारे इंडिया में यदि हम बात करें तो बैंक क्या हो गए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गए, जिनको लाइसेंस दिया जाता है ताकि वो जो है डिपॉजिट को रिसीव कर सके, और साथ में लोन्स बना सके या लोन्स दे सके लोगों को। तो जितने भी हमारे मनी होते हैं, जो हमारा डिपॉजिट्स रहता है, तो वही बोला जाता है। तो वो हम बैंक में जो जमा करते हैं, तो उनको जो है रिसीव कौन करता है, तो वो बैंक करेंगे। तो ये लाइसेंस उनको दी जाती है। अब इसके साथ में देखिए बैंक जो है फाइनेंशियल सर्विसेज भी हमें प्रोवाइड करती है, जैसे कि वेल्थ का मैनेजमेंट करने के लिए। जैसे हमारा कोई अगर वेल्थ हो गया, कोई जैसे मान लीजिए प्रीशियस ज्वेलरी हो गया, तो वो उसके लिए लोकल फैसिलिटी भी प्रोवाइड की जाती है बैंकों में। तो वहाँ पे हम लोग अपना वेल्थ को मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा करेंसी एक्सचेंज भी कर सकते हैं। सपोज कि आपके पास करेंसी है फॉरेन का, आप एक्सचेंज करना चाहते हैं इंडियन में, रुपी में, तो ये भी कर सकते हैं बैंक में जाके। इसके अलावा जो सेफ डिपॉजिट बॉक्सेस भी दिए जाते हैं बैंक के अंदर में। तो ये हो गया आपका बैंक का प्रॉपर डेफिनेशन, और इनकी फंक्शनिंग क्या क्या होती है। तो इंडिया में यदि हम बात करते हैं, तो देखिए जो सबसे पहला बैंक था जो कि सेटअप किया गया था, तो वो है बैंक ऑफ हिंदुस्तान। तो ये किया गया था कोलकाता में इन द ईयर 1770 में। तो ये भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में कि इंडिया का पहला बैंक कौन था, तो दैट इज बैंक ऑफ हिंदुस्तान। तो ये जो है अंग्रेजों का द्वारा ये गवर्न किया गया था। फिर इसके बाद देखिए भाई ब्रिटिश के अलावा और भी बहुत सारे जो है बैंक खोले गए थे, जैसे कि आपका बैंक ऑफ कोलकाता हो गया, जो कि बैंक ऑफ बंगाल के नाम से भी जाना जाता था, बैंक ऑफ बॉम्बे हो गया, और बैंक ऑफ मद्रास हो गया। तो ये सारे जो है बैंक जो है ओपन किए गए थे, और इन सभी बैंकों को जो है बाद में मर्ज करके इनको बना दिया गया था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। अब इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो था, ये तीनों को जैसे मर्ज करके बनाई गई थी, और यही फिर इसका जब नेशनलाइजेशन किया गया था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का, तो ये बनाया गया था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि आज आप नाम जानते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। हर स्टेट में या फिर हर डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं ये। तो ये जो है आपका इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का ही नेशनलाइजेशन करने के बाद ये बना हुआ है। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नेशनलाइजेशन कब किया गया था, तो ये 1955 में। तो ये जो है पहला बैंक था जो नेशनलाइज किया गया था।
अब देखिए यहाँ पे नेशनलाइज करने का मतलब ये होता है कि जो शेयर जो होते हैं या फिर जो कंट्रोल जो रहेंगे तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हाथ में वो आ जाती है। तो इस तरीके से देखिए ये है आपका पूरा हिस्ट्री है बैंकिंग से रिलेटेड। अब उसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका जैसे पूछा आता है इसमें कि इंडिया का पहला बैंक कौन था जो इंडिया के कंट्रोल में ही थे। ये सारे जितने भी बैंक आपके थे, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, बैंक ऑफ कोलकाता या बॉम्बे या मद्रास, तो ये सारे पहले जो है ब्रिटिशर्स के अंडर कंट्रोल में थे। लेकिन पंजाब नेशनल बैंक था इंडिया का पहला ऐसा बैंक था जो कि इंडिया के ही कंट्रोल में था। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे याद रखना। फिर इस तरीके से देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पहला बैंक था जो नेशनलाइजेशन हुआ था। फिर इसके बाद देखिए और भी बहुत सारे बैंक थे जो कि ऑपरेट कर रहे थे। तो उनमें से बहुत सारे बैंकों का टाइम टू टाइम नेशनलाइजेशन भी किया गया था। तो एक क्वेश्चन आपका आता है यहाँ पे कि पहली बार देखिए मतलब जो एक बार में बहुत सारे बैंकों का जो नेशनलाइजेशन किया गया था तो वो किया गया था 1969 में। तो इस समय 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन किया गया था 1969 में। तो ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है यहाँ पे। और इसके साथ में 6 और बैंकों का नेशनलाइजेशन किया गया था 1980 में। तो ये क्राइटेरिया रखी जाती है कि जिनका 50 करोड़ का डिपॉजिट होगा तो वो उस समय 14 बैंकों का मतलब जो है नेशनलाइजेशन किया गया था। और जब 1980 में की गई थी तो उस समय जो 200 करोड़ का डिपॉजिट जो भी बैंक के पास थे तो उनको नेशनलाइजेशन किया गया था। तो कुल मिला के 14 और 6 आपका जैसे 20 बैंक थे जो कि नेशनलाइज हो चुके थे अप टू 1980 तक के। तो अब देखिए इनका जैसे कंट्रोल ज़्यादा हो सके बैंकों का ऊपर, मतलब कि इनके ऊपर में कोई पॉलिटिशियंस का ज़्यादा कोई कंट्रोल ना रहे कि उनको ऑन ना करे, बैंक अपने तरीके से खुद गवर्न कर सके, तो इसलिए नेशनलाइजेशन किए गए थे। तो देखिए अभी यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। तो कितने भी जितने भी बैंक्स होते हैं या कंट्री के अंदर में या जितने भी बैंक रन करते हैं तो उनको कंट्रोल करने वाला होता है देश का सेंट्रल बैंक। तो हमारा जो सेंट्रल बैंक है दैट इज आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ये सेंट्रल बैंक है हमारे कंट्री का। तो देखिए आरबीआई एक्ट पास किया गया था 1934 में। तो उसी के बाद से जो है जब एक्ट ये पास की गई थी तो ये इस्टेब्लिशमेंट किया गया था इसका 1 अप्रैल 1935 को। तो जिसमें कि पहला इनका कैपिटल उस समय था 5 करोड़ का। तो ये शेयर होल्डर्स इसमें देखिए नॉन गवर्नमेंट थे हालांकि उस समय जब इसका जो है इस्टेब्लिशमेंट जब की गई थी। और फिर से इसके बाद इसका देखिए नेशनलाइजेशन किया गया था 1 जनवरी 1949 को। अब जैसे कि इसमें गवर्नमेंट ने एक्वायर कर लिया था इसका प्राइवेट शेयर होल्डिंग्स को, इससे पहले इसमें जो नॉन गवर्नमेंट के हाथ में शेयर होल्डर्स थी। तो मेनली देखिए जो आरबीआई का फंक्शनिंग होता है इसका, अब जैसे ये सेंट्रल बैंक है तो सेंट्रल बैंक का काम क्या रहेगा, जितने भी बैंक होते हैं उसके अंडर में मतलब कि जितने बैंक तो वो उसके अंडर में काम करेंगे। तो इसके चलते बहुत सारे फंक्शनिंग थे इसके, जैसे नोट को इशू करना। तो जितने भी करेंसी नोट्स होते हैं आप देखते हैं आज जैसे 10 रुपीज़ का हो गया, फिर 100 रुपीज़ का हो गया या 10 रुपीज़ का हो गया। तो इन सभी को इशू करने का जो अधिकार होता है तो वो आरबीआई के पास होती है। इसके अलावे गवर्नमेंट का ये बैंकर होते हैं यानी कि गवर्नमेंट के जो भी खाते रहते हैं और भी जो रहते हैं तो उनका जो है अकाउंट रहता है तो आरबीआई के पास में रहती है। कोई एक लोकल इंडिविजुअल का जो है आरबीआई में जो है ओपन अकाउंट नहीं कर सकते हैं इसमें। अब यहाँ पे ये जो है बैंकों का मतलब कि जो गवर्नमेंट के जो बैंक होते हैं गवर्नमेंट के जो बैंक बैंकर जो होते हैं एक तरीके से कहलाते हैं। इसके अलावे जो बैंकों के भी जो बैंक होते हैं तो वो आरबीआई है। यानी कि जितने भी कमर्शियल बैंक जो होते हैं या फिर जो और भी जितने भी बैंक्स हैं इंडिया में जो रन करते हैं तो उन सभी का ये बैंक है। यानी कि उनको ये पैसे देगा या फिर जो है उनका डिपॉजिट एक्सेप्ट करेगा, तो ये सारा चीज होता है इसका फंक्शनिंग। इसके अलावा क्रेडिट का कंट्रोल करने का काम भी आरबीआई के पास में होती है। और जो फॉरेन रिजर्व जो होती है तो उसका एक कस्टोडियन होती है। तो ये हैं सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस आरबीआई के। और साथ में जो बैंक जितने भी रहते हैं तो उनको कंट्रोल करने का काम भी जो रहता है आरबीआई का ही होती है। आप देखते होंगे कि आरबीआई जो है वो टाइम टू टाइम ये देखते रहते हैं कौन सा बैंकिंग जो है अंडर नॉर्म्स में परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और जो नहीं करता है तो उस पर जुर्माना भी लगाता है कभी कभार। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपका आरबीआई से रिलेटेड, जैसे क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे, फर्स्ट गवर्नर, तो वो थे सर अस्बोर्न स्मिथ। तो इनका कार्यकाल रहा था 1935 से लेके 1937 तक। और फर्स्ट इंडियन जो गवर्नर थे तो वो थे सीडी देशमुख। फिर उसके बाद देखिए करंट में यदि हम बात करते हैं प्रेजेंट जो आरबीआई गवर्नर को है तो वो है अभी शक्तिकांत दास, ये 25th है। और यहाँ पे देखिए जो डिफरेंट जो बैंकिंग सिस्टम्स है इंडिया में यानी कि जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक जो है इंडिया में, तो वो उनका किस तरीके से जैसे उनका है या किस तरीके से उनका साइकिलिंग है, तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं इस फ्लो चार्ट के थ्रू। तो देखिए जितने भी बैंक्स होते हैं तो सभी का कंट्रोल होता है आरबीआई। तो आरबीआई जो होती है अपेक्स बैंक होती है। तो इसके अंदर में जैसे बहुत सारे बैंक होते हैं, कुछ शेड्यूल बैंक होता है कुछ नॉन शेड्यूल बैंक होते हैं। तो देखिए जो शेड्यूल बैंक जो रहते हैं जो कि जो फर्स्ट शेड्यूल में मेंशन किया गया है यानी कि उस लिस्ट में लिस्टेड में वहाँ पे है तो वो सारे आ जाएंगे शेड्यूल बैंक के अंदर में। और जिनका मतलब कि जो शेड्यूल है तो उसमें नहीं लिस्ट किए गए हैं तो वो अनशेड्यूल बैंक के अंदर में आ जाएंगे। तो हमारा यहाँ पे मेजरली फोकस रहेगा शेड्यूल बैंक का।
क्योंकि शेड्यूल बैंक है जो भी पूरे तरीके से ऑपरेट करने का अधिकार होता है इनके पास। तो इसमें भी देखिए फर्दर कैटेगराइजेशन होती है इनका, जैसे कि शेड्यूल बैंक अंदर में कुछ कमर्शियल बैंक्स होते हैं और कुछ कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं इसके अंदर में। तो कमर्शियल बैंक देखिए यहाँ पे इनका मेजरली जो फंक्शंस रहता है, ये अपना जैसे कि मेजर सोर्स रहते हैं इनका करने का, अर्निंग करने का पर्पस होती है। और कोऑपरेटिव बैंक्स होता है तो ये देखिए कोऑपरेटिव सोसाइटी के द्वारा ये बनाई जाती है। तो इस तरीके के बैंक ऑपरेट करते हैं ये बहुत सारे जगहों पे। तो यहाँ पे मेनली जो आपका कमर्शियल बैंक है, तो कमर्शियल बैंक के अंदर में देखिए इनका भी बहुत अलग अलग तरीके से कैटेगराइजेशन किया था। जैसे कि कुछ जो है पब्लिक सेक्टर बैंक होते हैं, कुछ होते हैं प्राइवेट सेक्टर बैंक होता है, और कुछ फॉरेन सेक्टर के बैंक होते हैं, और कुछ आरआरबीज होते हैं। तो इसमें देखिए जो आपके पब्लिक सेक्टर बैंक अंदर बात करते हैं, तो पब्लिक सेक्टर बैंक वो होते हैं जो कि सरकार का यानी कि गवर्नमेंट का बैंक होता है, यानी कि उनका शेयर जो होता है तो वो ज़्यादा होती है, अप टू 50 या 50% से अबव, यानी कि 51% स्टेक जो रहती है तो वो गवर्नमेंट की होती है पब्लिक सेक्टर बैंक अंदर में। तो इसके अंदर में भी बहुत सारे बैंक होते हैं, जैसे एसबीआई और इसके एसोसिएट बैंक हो गए। इसके अलावा अदर नेशनलाइज बैंक आपके हो गए, जैसे कि आपका पीएनबी हो गया, या फिर और भी जितने भी बैंक्स होते हैं। तो इसके अलावा और भी अदर पब्लिक सेक्टर बैंक आते हैं इसके अंदर में। और वहीं पे देखिए प्राइवेट सेक्टर बैंक की बात करते हैं, तो इसमें भी आपके आते हैं, जैसे कि आपका आईसीआईसीआई हो गया, एक्सिस बैंक हो गया। तो ये सारे प्राइवेट सेक्टर बैंक के अंदर में आते हैं। इसके अलावा फॉरेन सेक्टर जो बैंक होते हैं, यानी कि जो फॉरेन कंट्री के जो बैंक होते हैं लेकिन इंडिया में वो ऑपरेट करते हैं, तो यहाँ पे जो गवर्निंग होता है तो आरबीआई का ही होता है इनका। भले ही वो जैसे रहते हैं लेकिन वो अपना नॉर्म्स में भी करते हैं, अपना कंट्री के अकॉर्डिंग भी वो चलते हैं यहाँ पे, लेकिन मेजरली गवर्निंग होती है आरबीआई का भी। तो इसमें जैसे फॉरेन बैंक मतलब डिफरेंट कंट्री के जो बैंक होते हैं, जैसे कि आपका एनएमडी बैंक हो गया, जैसे इमिरेट्स बैंक हो गया आपका, इसके अलावा बार्कलेस बैंक हो गया, स्टैंडर्ड चार्टर बैंक हो गया, बैंक ऑफ अमेरिका, सिटी बैंक हो गया। तो ये सारे जो है फॉरेन सेक्टर के बैंक हो गए। और इसके अलावा कुछ आरआरबी होते हैं, यानी कि रीजनल रूरल बैंक हो गए। तो ये जितने भी रूरल बैंक आपके हो गए, जैसे कर्नाटक ग्रामीण बैंक हो गया, कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक हो गया, केरला ग्रामीण बैंक हो गया, तो ये हर स्टेट में ये सारे जो है आरआरबीज होते हैं। तो इनका भी जो पर्पस होता है, जैसे कि ये लोगों को लोन से लोगों को लोन देना, या फिर जो है उनका जो भी पैसे रहते हैं तो उनको डिपॉजिट को एक्सेप्ट करना इनका काम रहता है। तो ये सारे बैंकों का ये फंक्शनिंग है। तो यहाँ पे हम लोग देखें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग देखेंगे इससे रिलेटेड। ज़्यादा हमको डेप्थ में नहीं जाना है, ओनली इंपॉर्टेंट जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो वही हम लोग देखेंगे। तो हमने आपको बताया था कि जो शेड्यूल जो कमर्शियल बैंक आपके होते हैं, तो कमर्शियल बैंक वो बैंक होंगे आपका यहाँ पे कि जिनका मेजरली होता है आपका यहाँ पे कि वो डिपॉजिट को एक्सेप्ट करेंगे, और साथ में ये जैसे कि अपना ऑफिस के लिए, अपना प्रॉफिट के लिए ये फंक्शनिंग करते हैं या फिर गवर्निंग करते हैं अपना ये। तो मेनली इनका रहता है कि फिर बिजनेस करने के लिए ताकि वो प्रॉफिट कमा सके। तो पब्लिक सेक्टर के बैंक बैंक यदि हम बात करते हैं, तो इनका देखिए पब्लिक सेक्टर बैंक इनको बोला जाएगा कि जिसमें मेजोरिटी जो स्टैक होती है, यानी कि मोर देन 50% वो गवर्नमेंट के हाथ में होती है, तो वो कहलाएंगे पब्लिक सेक्टर बैंक। अब इसमें देखिए जो शेयर जो रहती है इन बैंकों का, तो ये स्टॉक एक्सचेंज में भी लिस्टेड रहते हैं इनके। तो करेंटली अभी इंडिया के यदि हम बात करते हैं, अभी अभी के करंट सिचुएशन में, तो अभी देखिए एज ऑफ नाउ टुडे 12 पब्लिक सेक्टर बैंक है, इसके साथ में एक स्टेट ओन पेमेंट बैंक भी है इंडिया का। तो 10 जो पब्लिक सेक्टर बैंक थे, जिसमें देखिए प्लान करके इनको मर्ज करके कर दिया गया था, 4 में इनको बना दिया गया था। तो ये सारे लिस्ट आपका दिया हुआ है जितने भी बैंक है। तो इसमें देखिए जैसे कि आपका दिया हुआ है पब्लिक सेक्टर बैंक और गवर्नमेंट का शेयर होल्डिंग कितना है इनमें इनका। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा आपका है, तो इसमें गवर्नमेंट का जो स्टेक है तो वह है 63.74। तो आपको ये याद नहीं रखना कितना शेयर होल्डर है, बस आपको ये याद रखना कि कौन कौन से पब्लिक सेक्टर बैंक है अभी इंडिया के अंदर में। तो वो है आपका दैट इज बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र आपका हो गया। इसके अलावा आपका हो गया यहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया हो गया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है। इसके अलावा इंडियन ओवरसीज बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, तो इसमें इंडिया जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है 61% स्टेक है। और वहीं पे पंजाब एंड सिंध बैंक हो गया, यूको बैंक हो गया। तो ये सारे जो है पब्लिक सेक्टर बैंक है। अब इसके बाद देखिए जो है 1 अप्रैल 2020 से और भी बैंक है कि जो मर्ज कर दिया गया था इनको आपस में, और फिर जो है ये एक ही बैंक कहलाएंगे। तो इसमें देखिए आपका जैसे कैनरा बैंक है और साथ में सिंडिकेट बैंक है, तो कैनरा बैंक और सिंडिकेट बैंक आपस में मर्ज हो जाएंगे, तो ये नाम रहेगा कैनरा बैंक ही इनका। इसके अलावा जो इंडिया बैंक है और साथ में इलाहाबाद बैंक है, तो ये आपस में मर्ज होंगे, तो ये इंडिया बैंक कहलाएगा। इसके अलावा जो पंजाब नेशनल बैंक है, तो ये इसके साथ में मर्ज होगा आपका ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और साथ में यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। तो ये दो बैंक मर्ज हो जाएंगे, ये फिर कहलाएगा आपका पंजाब नेशनल बैंक। और उसके बाद आपका अगला है इसमें दैट इज चौथा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, तो इसके साथ आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक, तो ये दो बैंक है जो कि मर्ज हो जाएंगे, तो ये कहलाएगा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो इस तरीके से टोटल अभी 12 पब्लिक सेक्टर बैंक है और एक
पेमेंट बैंक है, तो पेमेंट बैंक है जो कि ये इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक आपका है, जिसमें कि गवर्नमेंट का 100% इसमें स्टैक है। तो आप लोग जो है ये सारे लिस्ट को याद कर लेना, और जो है कौन कौन सा बैंक अभी मर्ज किए गए हैं और वो किस में मर्ज हुआ है, कौन सा बैंक का है वो, तो ये भी आपसे पूछे आते हैं। तो ये सारी चीज़ आप लोग याद रखना, या करेंट अफेयर में आपको पूछा जा सकता है क्वेश्चन। और अभी देखिए जैसे कि बजट पास हुआ था, तो इसमें भी सरकार ने ये बोला है कि 2 और पब्लिक सेक्टर बैंक को जो है वो प्राइवेटाइजेशन करेंगे, यानी कि अपना जो स्टेक है वो देंगे, ज़्यादा शेयर जो रहेगा तो वो पब्लिक वो जो है देंगे प्राइवेट ओनर को। तो इसमें और भी कमी हो सकता है प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर बैंक का, बट एज ऑफ नाउ टुडे अभी टोटल 12 है। तो हमने आपको यहाँ पे बताया था कि जैसे गवर्नमेंट का एक और है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है, तो ये इसमें गवर्नमेंट का जो है 100% पूरा गवर्नमेंट के शेयर है, यानी कि पूरे तरीके से गवर्नमेंट ओन है ये। तो इसमें देखिए ये जो है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के अंदर में ये काम करते हैं, तो इनका मेजरली जो एम होता है कि जितने भी पोस्ट ऑफिस है इंडिया के अंदर में, तो वो जो है एक्सेस प्रोवाइड करे लोगों को, और साथ में लोगों को जो है मतलब कि एक प्रोवाइड करे उनको बैंकिंग फैसिलिटी के टाइप में, एक तरीके से मतलब बैंक ही हो जाएंगे वो, जैसे पोस्ट ऑफिस जहाँ जहाँ भी है। तो इस तरीके से टोटल जो है 3 लाख जो है पोस्टल, यानी कि जो पोस्टमैन ग्रामीण डाक सेवा भी जो है प्रोवाइड किए गए थे इसके अंदर में, ताकि जो है लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड की जा सके। तो इसमें देखिए क्या क्या सर्विसेज होंगे, क्या क्या दिए जाएंगे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक जो बनाया गया है इससे रिलेटेड। तो इसमें देखिए ये सेविंग अकाउंट लोगों का रखेंगे, ये सेविंग अकाउंट प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा मनी ट्रांसफर की फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे, इंश्योरेंस भी ये प्रोवाइड कर सकते हैं यहाँ पे थर्ड पार्टी के थ्रू। और इसके साथ में जो अकाउंट जो रहेगा ना यहाँ पे, तो ये सेविंग बैंक अकाउंट करेंगे, मतलब सेविंग बैंक ऑफर तो करेंगे ही, इसके साथ में करंट अकाउंट भी देंगे, और इसमें लिमिटेशन रहेगी अप टू 1 लाख रुपीज़ का, यानी कि इससे ज़्यादा जो है कोई भी नहीं रख सकता है इसमें, जो भी करंट अकाउंट इनका रहेगा, फिर जो सेविंग अकाउंट रहेगी, तो ओनली 1 लाख रुपीज़ अप टू इसमें मैक्सिमम लिमिट है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, तो ये आप लोग याद रखना है यहाँ पे। इसके अलावा जैसे यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यानी कि जो यूपीआई पेमेंट आप करते हैं तो ये भी फैसिलिटी रहेगा। इसके अलावा जो है जो एनईएफटी का फैसिलिटी रहता है ये भी रहेगा, भारत बिल पे ये भी फैसिलिटी रहेंगे, पेमेंट पेमेंट सर्विस, रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो रहता है, तो ये सारे चीज़ जो फैसिलिटी प्रोवाइड किए जाएंगे। अब ये देखिए जो जो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है, तो ये जितने भी अदर बैंक होते हैं तो ये उसी के जैसा ही रहेगा, लेकिन इनका डिफरेंस क्या रहेगा कि ये जो है स्मॉल स्केल एरिया में ये ऑपरेट करेंगे, और इसके साथ में ये कोई भी क्रेडिट रिस्क ये नहीं देंगे, मतलब किसी को क्रेडिट कार्ड या फिर जो क्रेडिट जो देते हैं पैसे पे, तो वो नहीं इशू कर सकते हैं, और साथ में कोई एडवांस लोन भी ये प्रोवाइड नहीं करेंगे या फिर कोई क्रेडिट कार्ड इशू नहीं करेंगे। तो ये है इनका मेजरली पॉइंट आपका है जो कि आपको याद रखना है। तो अब देखिए ये तो जैसे इंडिया का एक पोस्ट पेमेंट बैंक हो गया जो कि गवर्नमेंट के द्वारा ओन की जाती है, लेकिन इसके अलावा और भी जो है पेमेंट बैंक है जो कि एक्टिव है अभी इंडिया में, जो कि जो लाइसेंस के अकॉर्डिंग या फिर जो क्राइटेरिया जो होती है फुलफिलमेंट करने का, तो उनको पूरा करते हुए इंडिया में और अभी है पेमेंट बैंक। तो उसमें आपका पहला है दैट इज एयरटेल पेमेंट बैंक, जो कि ये इंडिया का पहला पेमेंट बैंक था जो कि प्राइवेट के ओनर के हाथ में है। इसके अलावा दूसरा आपका है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, तो है ही। इसके अलावा जैसे फिनो पेमेंट बैंक आपका हो गया, जियो पेमेंट बैंक हो गया, पेटीएम पेमेंट बैंक हो गया, और एनएसडीएल पेमेंट बैंक हो गया। तो ये 6 अभी जो है एक्टिव पेमेंट बैंक है इंडिया के अंदर में, इंक्लूडिंग इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को लेते हुए। तो ये आप लोग याद रखना। तो इसमें केवल गवर्नमेंट का जो है वो केवल इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है, और बाकी जितने भी ये सारे प्राइवेट ओनर के हैं। तो इसमें पहला जो पेमेंट बैंक शुरू करने वाला था तो वो है एयरटेल पेमेंट बैंक। तो आई होप कि ये सारे पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। अब आइए हम लोग यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बैंक के बारे में हम लोग देखते हैं, दैट इज है नबार्ड है। तो इसका देखिए फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो ये आपसे पूछा जाता है इसका फुल फॉर्म भी, तो आप लोग इसे याद रखना। तो देखिए जो बैंक है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट, यानी कि जो नबार्ड है, तो ये मेनली देखिए इसको बनाया गया है यहाँ पे ताकि जो ये एग्रीकल्चर के क्षेत्र में ये ऑपरेशन कर सके। और ये जो है जो एक्टिव जो रूरल एरिया जो होता है तो उस एरिया में ये एक्टिव रहते हैं, यानी कि मेजरली जो गांव एरिया है, यानी कि जो ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे किसान को लोन देना हो गया, फिर उनको पैसे देना हो गया, मेनली एग्रीकल्चर पर्पस के लिए बनाया गया हुआ है। तो ये आप लोग याद रखना, इसकी फॉर्मेशन की गई थी 12 जुलाई 1982 को। अब इनिशियल जो कॉर्पस था नाबार्ड का तो वो 100 करोड़ रुपीज थी, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो शेयर है इसमें वो 100% है पूरे तरीके से। तो मेनली इनका काम होता है नाबार्ड का, जैसे फार्मर जो रहते हैं तो उनको एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए जो है उनको प्रोवाइड कर सके, मनी प्रोवाइड कर सके। तो ये मेनली काम होता है इनका। फिर इसके बाद देखिए एक और आपका है मुद्रा बैंक है, तो इनसे भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेनली। तो इसका देखिए फुल फॉर्म होता है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। तो ये भी एक पब्लिक सेक्टर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है इंडिया का, जो मेनली ये लोन्स प्रोवाइड करता है लो रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ में। तो जितने भी एमएसएमई सेक्टर्स होते हैं और साथ में जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, तो ये क्रेडिट देते हैं उनको, जितने भी एमएसएमईज होते हैं इंडिया में। तो इसको देखिए लॉन्च किया गया था
1 अप्रैल 2015 को। तो मेनली देखिए ये लोन बांटता है एट बहुत ही कम रेट पे। तो वो देखिए इसमें जो लोन दी जाती है इसको क्लासिफाई किया गया है मतलब कि 3 कैटेगरी में। जैसे इसमें लोन दी जाती है तो वो है आपका 3 कैटेगरी का, एक होता है शिशु लोन, दूसरा होता है किशोर लोन और तीसरा होता है तरुण। तो इनका लिमिट दिया गया है मतलब पैसे के अकॉर्डिंग है इनको रखा गया है। जैसे शिशु जो लोन रहता है तो ये दिया जाता है लोन जो अप टू अगर 50 रुपीज़ का दिया जाता है तो उसको बोला जाता है शिशु लोन। और अगर अप टू 5 लाख रुपीज़ तक का जो लोन दिया जाता है तो उसको बोला जाता है किशोर लोन। और तरुण है तो ये दिया जाता है अप टू 10 लाख रुपीज़ तक का। तो ये है इसका तरुण। तो ये तीनों कैटेगराइजेशन आप लोग याद रखना, ये भी पूछा था ऐसे एग्जाम में कि तरुण या शिशु या किशोर है तो ये लिमिटेशन इसकी कितनी होता है, लोन कितना दिया था है इसमें। तो आइए अब हम लोग यहाँ पे जो है क्वेश्चंस भी हम लोग करते चलेंगे जो कि आपके प्रीवियस के एग्जाम में पूछे गए थे। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो एग्जाम आपके हुए थे तो हम लोग यहीं पे इसीलिए टॉपिक को डिस्कस कर रहे थे क्योंकि आपके प्रीवियस ईयर में ये पूछे गए थे इनसे टॉपिक से रिलेटेड। तो हम यहाँ पे आपको जो है सारे लगभग इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको डिस्कस करा दिए हैं जो बैंकिंग से रिलेटेड आपके पूछे जा सकते हैं। तो इसमें एक टॉपिक एक क्वेश्चन से भले इसने पूछा था लेकिन हमने आपको पूरा टॉपिक पढ़ा दिया था। अगर इनसे पूछा जाएगा तो आप लोग उसको आराम से कर सकते हैं। तो ये तरीका बेस्ट आपका होता है एग्जाम को तैयारी करने का। आप लोग पहले एनालाइज कीजिए, देखिए कि किस टॉपिक से वो पूछे गए थे क्वेश्चन। तो आप लोग उसको सबसे पहले प्रेफरेंस दीजिए, उसके बाद बाकी जो और टॉपिक है तो आप लोग उसको भी पढ़ते चलिए। तो हम यही कोशिश करेंगे आपको जो है आने वाले दिनों में लेक्चर प्रोवाइड करने का जनरल अवेयरनेस के अंदर में। तो क्वेश्चन आपको देखिए पूछा गया था कि विच इज द अपेक्स बैंकिंग इंस्टीट्यूशन फॉर प्रोवाइडिंग फाइनेंस फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया। तो जैसे इसमें दिया आपका कि एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट के लिए कौन सा जो बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है जो कि फाइनेंस प्रोवाइड करती है। तो इसमें देखिए दिया आरबीआई, सेबी, आईबीआरडी या फिर नाबार्ड। तो नाबार्ड है जिसका हमने आपको बताया था कि इसका मेनली जो पर्पस होता है जैसे कि एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट के लिए उनको फाइनेंस करना। तो ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। फिर एक क्वेश्चन देखिए आपका दिया हुआ है यहाँ पे एक और पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ आरबीआई। तो आरबीआई का इनमें से क्या फंक्शन नहीं होती है। तो इसमें देखिए आपका दिया हुआ है कि बैंकर्स बैंक हो गया, यानी कि बैंकों के भी बैंक होते हैं। तो ये तो आपका ऑप्शन सही है ही। इसके अलावा देखिए हो गया कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट। तो जितने भी क्रेडिट जो होते हैं तो उसको कंट्रोल करने का काम करता है आरबीआई। ये भी सही आपका दिया हुआ है। कस्टडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, यानी कि जितनी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होते हैं उनका कस्टडियन होती है। तो ये भी आपका स्टेटमेंट सही है। फिर इसके बाद देखिए दिया हुआ है कि अलॉटिंग मनी डायरेक्टली टू फार्मर्स फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। तो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए डायरेक्टली मनी प्रोवाइड करते हैं। तो ये देखिए फंक्शन नहीं होता है आरबीआई का, ये काम होता है नाबार्ड का या फिर और जो बैंक होते हैं उनका होती है। तो आरबीआई जो है ये डायरेक्टली फार्मर्स को एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए मनी नहीं अलॉट करती है। तो यही जो है स्टेटमेंट आपका इसमें सही दिया हुआ है, यानी कि फंक्शन नहीं है आरबीआई का। तो जितना कॉन्सेप्ट अगर आपने मैंने आपको बताया अगर आपने उसको अच्छे से सुना होगा तो आप लोग आराम से क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब आइए हम लोग इसके साथ में और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग कर लेते हैं जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं। तो क्वेश्चन देखिए आप यहाँ पे है कि बीच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द फंक्शन परफॉर्म बाय द आरबीआई। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है ट्रू है जो फंक्शन परफॉर्म किए थे हैं आरबीआई के द्वारा। तो इसमें देखिए आपका पहला दिया हुआ है कि इट इज द बैंक ऑफ द इशू, यानी कि जो बैंक ऑफ इशू यानी जो भी चीज इशू करने होते हैं जैसे लोन देना हो गया या फिर पैसे देना हो गया, जैसे गवर्नमेंट को ये हो गया या फिर मान लीजिए बैंक हो गया उनको। तो ये लो जो है इशू करती है। फिर उसके बाद अगला देखिए दिया हुआ कि इट एक्ट्स एज ए बैंकर टू द गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट का एक बैंकर की तरह ये काम करता है। तो ये भी स्टेटमेंट आपका सही है, ये फंक्शन होती है आरबीआई के द्वारा की जाती है। फिर इसके बाद देखिए दिया आपका यहाँ पे कि इट इज द बैंकर ऑफ द अदर बैंक, यानी कि जो बैंकर के अदर बैंक के जो बैंक होते हैं तो ये वो बैंकर होते हैं ये। तो वहीं पे देखिए चौथा इसमें दिया आपका यहाँ पे कि इट रेगुलेट्स द फ्लो ऑफ क्रेडिट। तो ये जैसे क्रेडिट का फ्लो को भी रेगुलेट करता है ये। तो इसमें देखिए चारों जो है फंक्शन आपका हो जाएगा आरबीआई का जो परफॉर्म किया जाता है। तो इस तरीके से क्या आपका हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। फिर अगला देखिए दिया हुआ इसमें कि द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया आफ्टर इट्स नेशनलाइजेशन केम टू बी नोन एज। तो जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था जब इसका नेशनलाइजेशन किया गया था तो इसे किस नाम से जाना जाता है। तो इसको जैसे बोला गया था उस समय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, नेशनलाइजेशन जब किया गया था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का तो इसको जो है नाम रख दिया गया था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, जो कि ये किया गया था 1955 में। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे भी अटेम्प्ट करते चलना और साथ में और भी जो क्वेश्चन आपको कहीं से मिलता है तो आप लोग उसको भी अटेम्प्ट करते चलना। तो आई होप कि जो टॉपिक हमने आपको पढ़ाया हुआ है तो आपको ये अच्छा लगा होगा।
और इसके साथ में हम लोग जो है आपको और भी एडिशनल चीज़ हम बताते चलेंगे साथ में, जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे इनसे रिलेटेड। तो इस तरीके से आपका जीके तो तैयारी आपके हो जाएंगे। और आप लोग भी अपने तरीके से करते रहिए, हम नहीं कर रहे हैं कि आप लोग ये हमारे थ्रू ही पूरा डिपेंडेंट रहिए, बट एटलीस्ट इतना तो जरूर करके जाना, क्योंकि हम इसमें पूरे टॉपिक्स को कंपाइल करते हुए चल रहे हैं, जो कि आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो जितना भी कंटेंट हम आपको इसमें प्रोवाइड कर रहे हैं और आगे भी जो आपको हम प्रोवाइड करते रहेंगे, तो आप लोग अगर इतना भी कर लेते हैं ना, तो आपका जो है आराम से अच्छा स्कोर आ जाएगा जीके में। तो आई होप कि ये सीरीज आपको अच्छा लगा होगा। तो फिर जो है आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपसे हाँ एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग भी वीडियो को शेयर करना अपने फ्रेंड्स के मॉन्ग अधिक से अधिक, ताकि हमें भी जो है मोटिवेशंस मिलता रहेगा। और हम आपको इसका पूरा कंप्लीट पीडीएफ भी आपको हम प्रोवाइड करेंगे, जिसमें कि आपको पूरे टोटल नोट्स आपको मिल जाएंगे, और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी रहेंगे आपके जो पूछे गए थे, आपके जितने भी प्रीवियस ईयर के एग्जाम हुए थे, तो उसी ऑर्डर में हम लोग जो है फॉलो करते चलेंगे। और हमने देखिए ऑलरेडी आपको फिजिक्स का पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया है, तो उसका लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ जाके आप लोग उसे बाय कर सकते हैं। और साथ में जो इंग्लिश का फिजिक्स का जो क्लास हमने स्टार्ट किया हुआ है, तो इन सभी का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आप लोग तैयारी करते रहिए, हम आपका जो है पूरा कंप्लीट तैयारी करवा देंगे इसका। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।